बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर ढंडसा और आप देख रहे हैं STTV। वो कहते हैं ना कि द ईयर दैट वाज, अभी तक तो वो वाज नहीं हुआ, बट कुछ दिनों के बाद हम 2025 में होंगे। कैसी इकनॉमिक परफॉर्मेंस रही, आगे क्या चैलेंजेस हैं, इस पे बात ज़रूर हर कोई करेगा। हर कोई एक दूसरे को कहता है कि आपकी फ़िक्र गलत हैं या आपके अपने ख़यालात हैं। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हमने डिसाइड किया कि जो IMF की असेसमेंट है, बिल्कुल रीसेंट आउटलुक, उनकी जो वर्ल्ड आउटलुक है, उससे बाहर ना निकले जाएं। इसके कुल 8 पैराग्राफ हैं, 7 में उन्होंने इंडिकेट की है, 8वें में मैं आपको क्विकली मैं 3-4 चीज़ें जो हैं इस पर से पढ़ के बताता हूँ। पहले तो वो कहते हैं कि GDP ग्रोथ जो है वो 3%, 3.2% तक हो सकती है, जो कि पिछले साल 2.4 थी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो पिछले साल इन्फ्लेशन थी 29.18% थी, जो इस साल 23.4% तक होने के इम्कानात हैं। और अगले साल अगर ये चलता रहे काम तो 1 साल के बाद 9% तक लाना, 12 ये टारगेट है। GDP ग्रोथ जो है वो ऑब्वियसली 2023 में ये 1.8, दिस ईयर सिग्नलिंग रिलीफ इन पाकिस्तान एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है। डेट जो है वो 69, तकरीबन 70% GDP का इस साल भी है, जो पिछले साल 77% था। बर्डन है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो है 8% पे, मार्केट स्ट्रेंड है। और इसी तरह जो इनकम है 1,68,00,000 यानी कि सालाना इनकम है, जो कि पिछले साल से मार्जिनली इम्प्रूव हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी। और GDP जो है ग्रेजुअली इम्प्रूव टू ग्रोथ इन द एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुअली इम्प्रूव टू 3.2% in 25 and 4% by 26, contingent upon the successful implementation of the reforms project in energy and financial sector. The IMF also forecasts improvement in Pakistan investment to GDP ratio, which is projected to rise by 13% 24, 16.44 in 2029। 4 साल के जो होराइजन है उसके ऊपर। आखिरी पैरा जो है, अब ये चीज़ें तो सबको पता है, गवर्नमेंट भी कहती है कि ये स्टेबिलिटी है। आखिरी जो पैरा है उस पर बातचीत हम करेंगे एक्सपर्ट के साथ। IMF रिपोर्ट्स अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स इन द पाकिस्तान इकॉनमी, इंक्लूडिंग inefficiencies in the energy sector, which stifles growth. Additionally, reports call for the enhanced effort to boost export and attract foreign direct investment, particularly in manufacturing and technology sector, to create more diversified, resilient economy. ये चीज़ें जो हैं, ये एक्सपर्ट का, ये गवर्नमेंट तो कहती है कि बेहतरी हैं। अब ये सारी चीज़ें वो हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में, यानी कि 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद उसका वो करने के लिए आएगा, आना शुरू होगा इसका। और एनर्जी की सिचुएशन ये है कि इस साल हमने $8 बिलियन सिर्फ कैपेसिटी में पेमेंट करनी है, पिछले साल 7 बिलियन करनी थी। और जो रिपोर्ट है वो ये है कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है उसका 70-80% लोकल इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है, लोगों ने जो प्लांट लगाए हुए हैं उसमें। अब इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। फिर जो एक टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट IMF ने किया और एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने का, वंस अगेन पता ही नहीं कि अगले 2 साल में क्या होना है। तो ये तो लगता है कि बड़ा मुश्किल है ये तो सारा आगे चलना। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? द क्वेश्चन इज़ पॉलिटिकल, नॉट इकोनॉमिक। हर साल ईयर एंडर पे आप इसी तरह की बात करते हैं और मैं आपको हर साल यही जवाब देता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एक रेजिलिएंट इकॉनमी है ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। कुछ जो हैं वो वाक़ईतन चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त सिमत में जा रही होती हैं, कुछ जो है वो सिस्टमिकली रेजिलियंस जो है वो इनबिल्ट है, जिसकी वजह से ये जो आप ख़त्म करते हैं अपनी तमहीद के, ये बड़ा मुश्किल है। तो अगले साल के एंड पे आपको लगता है कि नहीं इतना मुश्किल नहीं था, चीज़ें चल रही हैं। अब चल क्या रही हैं, अगर थोड़े से हम इसको 2024 में देखें कि ठीक क्या हुआ, तो आप देखें कि अभी तक के जो है करंट अकाउंट सरप्लस, ये आपको सरप्लस में जाता हुआ नज़र आ रहा है। फिस्कल जो गैप थे, फिस्कल डेफिसिट, वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो महंगाई में इजाफे की शरह थी, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि महंगाई होना बंद हो गई। जो कीमतों में इजाफे की शरह थी
उसमें कमी आई 29 से 23। देखिए उसमें कमी आई 23% है। उसके बाद अगर आप देखें कि मॉनेटरी पॉलिसी जो थी, शरह सूद जो थी, उसमें एक खातर खा कमी नज़र आई। आपका जो डॉलर के रिज़र्व्स हैं उनमें इजाफा हुआ। जो पेमेंट्स स्टेट बैंक ने अभी तक की हैं, अगर आप सिर्फ उनकी तादाद देख लें जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी पे गवर्नर स्टेट बैंक ने जिनकी तरफ इशारा किया था, तो पाकिस्तान अपनी लायबिलिटीज़ जो है वो भी कम कर रहा है। रुपए की कदर जो है वो पिछले एक साल से ज़्यादा से मुस्तहकम है। वो जो एक दौर था कि रोज़ाना सुबह उठें और डॉलर जो है वो 2-4 रुपये जंप कर चुका हो अपवर्ड, वो अब आपको नज़र नहीं आता। तो ये तो है कुछ चीज़ें जो कि दुरुस्त हुई हैं। अब ये दुरुस्त क्यों हुई हैं? ये दुरुस्त मेजॉरिटी इन इक़दामात की अगर आप इसकी तय तक जाएं तो वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट और अब मौजूदा गवर्नमेंट का जो एक मसलसल कंसिस्टेंटली उन्होंने IMF प्रोग्राम पे अमल किया है, उसके नतीजे में जो इनफ्लोज हैं जो हमारे डॉलर्स के उनमें इजाफा हुआ। जो क्रेडिट रेटिंग थी वो बड़ी पॉलिसी कंसिस्टेंसी रही IMF के शराइत की वजह से या पॉलिटिकल विल की वजह से, और चीज़ें जो हैं उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ हद तक वो आपको पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही हैं। इवन जो टारगेट्स अचीव नहीं हुए, फॉर एग्जांपल टैक्स का टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो सका, उसमें अभी भी शॉर्टफॉल है, लेकिन वो अचीव ना होने के बावजूद पिछले साल का जो टैक्स इकट्ठा किया गया था और इस साल उसमें 25% इजाफा हुआ है। 23% इन्फ्लेशन है और ये जो इजाफा है, नॉमिनल इजाफा जो है, रियल इजाफा तो 1%। रेवेन्यू में जो इजाफा है वो बहरहाल अपनी जगह पे वो मौजूद है। अब ये सारी चीज़ें मुझे बताने का मकसद ये है कि एक तो ये कि जो बिल्कुल आप रेड जोन में थे उससे कदरे बेहतर हैं, इकॉनमी में रेजिलियंस है। क्या इस पे हमें इत्मीनान से बैठ जाना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो रहा है? नहीं, आप नहीं समझते कि अभी रेड जोन में नहीं है? वो जो है जो हम कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं, यकीनन इसको नहीं। रेड जोन में हम हैं कि नहीं? मेरे लिए रेड जोन था रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। अल्लाह का शुक्र है कि आज आप किसी डिफ़ॉल्ट के रिस्क में नहीं है। वो एक रेड जोन था जो कि हम देख रहे थे कि डिफ़ॉल्ट उस वक्त चंद दिनों का मेहमान था अगर आपके पास स्टैंड बाई एग्रीमेंट IMF का ना आता तो। अब जो ख़तरा है वो ये है कि हमें देखना होगा कि IMF के कौन कौन से ऐसे अहदाफ हैं जो कि हासिल नहीं हो सके, और फिर हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल इकॉनमी को देखना होगा कि क्या जब IMF का रिव्यू आएगा, और इस दफ़ा का रिव्यू जो है वो 6 मंथली रिव्यू है, कि क्या वो जो 6 महीने का जो फॉर्मल रिव्यू होगा उसमें IMF जो है उसको बेस बना के क्या वो अपनी लोन ट्रांच की रिलीज़ जो है उसको डिले कर देगा? क्या वो सब बात ये है कि जो इनकम होती है और ख़र्चे होते हैं उनके दरमियान फ़र्क से वो डिफ़ॉल्ट या सरप्लस होता है। जो इनकम है आपकी ग्रोथ क्योंकि रोक देता है IMF प्रोग्राम, तो इनकम में तो आपकी इजाफा नहीं हुआ। जो 29% इन्फ्लेशन है वो लोगों की जेब से निकली है। अब 23%, 29 और 23 यानी 50% लोगों की इनकम कम हो गई है। आमदनी में इजाफा जो है अगर एट द मोस्ट भी कहे तो 2.4% है, 3.2% इम्कान है होने का। जो हमारी फर्टिलिटी है वो 2.5 है, यानी नॉमिनली 1% इजाफा हुआ है हमारी GDP का और ग्रोथ के अंदर। तो जो सारा एलीट कैप्चर की, साल नोबल प्राइज़ भी जो है वो दिया गया, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो सारा फंड थी जो एलीट कैप्चर हुआ है और पैसे निकल गए हैं, एक दफ़ा फिर गरीब लोग उसको फंड कर रहे हैं। इससे ख़तरा ये है कि इससे सिविल अनरेस्ट न शुरू हो जाए। तो IMF ने ये किया है कि आपने नुकसान किया, अब आप ख़ुद इसका बोझ उठाएं और इसको ठीक करें। नुकसान करने वाले और लोग थे, वो अभी भी खर्च कर रहे हैं, और जिन्होंने नुकसान नहीं किया, जो कमा के डाल रहे थे, फिर उनकी जेब से निकाले। आखिरी पैरे में इसीलिए उन्होंने ये लिखा है कि एडिशनली द रिपोर्ट फॉर एनहेंस एफर्ट्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट particularly in manufacturing and technology sector and to make it create a more। अब अगर तो आप ये कहते हैं ना कि IMF का प्रोग्राम शुरू होने के 3 महीने के बाद एक्सपोर्ट उनकी तवक्को जो है कि बढ़ जानी चाहिए। 3 नहीं 2 साल हो गए, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए। 2 साल हो गए हैं। तो
इस वक्त आप जो अगला मिशन आएगा ना उसकी रिपोर्ट को देखिएगा। ये बिल्कुल करंट है। मैं ये रेंडर है, ये रेंडर है ना, आप ये बिल्कुल करंट है। आप उनकी रिपोर्ट को देखिएगा, इस पे बेस होगी ना। तो मैं अभी भी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें जो ख़तरा है, यानी ये आपके मीडियम टू लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं। आपके पास रातों रात ना तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, ना आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट। अगर हम ये समझते हैं कि ये होगी तो तब इकॉनमी चलेगी, तो ये अभी आपकी 1.5 साल सब ये जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही वो पॉलिटिकल रिस्क है, वो तो कंटेंजेंट है। पॉलिटिकल रिस्क जो है उसी के लिए तो अब नेगोशिएशन भी साथ में चल रही है ना इनकी। तो अच्छा हुआ कि दोनों पार्टीज जो है उन्होंने सोचा कि उनको मिल बैठ के मामला तय करने चाहिए और उन्होंने आपस में बातचीत शुरू कर दी। लेकिन इस वक्त अगर मैं पॉलिटिकल इकॉनमी पे, ब्रॉडर पॉलिटिकल इकॉनमी पे आता हूँ, तो इस वक्त जो चैलेंज होगा IMF के प्रोग्राम के लिए, सबसे बड़ी जो मेरे पास रे ऑफ होप है 2025 में, वो ये है कि IMF का प्रोग्राम चल रहा है। और अगर प्रोग्राम चल रहा है तो एक्सपेंस भी डिसिप्लिन होंगे, और अगर प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें पॉलिसी कंसिस्टेंसी भी रहेगी। सो डैट इज़ रे ऑफ होप। जो मेरे पास परेशानी की बात है वो ये है कि कुछ अहदाफ ऐसे हैं जो कि हासिल नहीं हुए, जिनकी वजह से प्रोग्राम जो है वो तातुल का शिकार हो सकता है। वो कौन कौन से हैं? उसमें जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें शॉर्टफॉल है, उसमें सूबों ने अभी तक एग्रीकल्चर टैक्स लगाने पे कोई खातिर खा काम नहीं किया है। उसमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो अभी तक लिम्बो का शिकार है। उसमें जो हमारे पब्लिक सेक्टर के जो सीनियर हैं ऑफिशियल्स, उनके एसेट्स उसको पब्लिक करना वो अभी तक नहीं हुआ। और इस तरह के कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग सर्कुलर डेट कंटेन करना। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे कि अभी तक काम नहीं हुआ। अब आपका जो पहला रिव्यू है वो फरवरी में मिशन आ रहा होगा, वो आके उसको रिव्यू करेगा। इसमें से कुछ चीज़ें शायद उस वक्त तक हो चुकी होंगी, एटलीस्ट उनके लिए जो है स्पेड वर्क शुरू हो जाएगा। कुछ जो है वो उस पर शॉर्टफॉल आएगा। अब होगा क्या? होना ये है कि पाकिस्तान के पास उस वक्त जो IMF के साथ डील करने के अलावा जो होता है, एक जो लाइफ लाइन होती है वो अमेरिका के साथ रिलेशन होते हैं। और लॉट डिपेंड्स ऑन ट्रम्प्स न्यू एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे, या जब वो पूरी दुनिया के साथ वो ट्रम्प जो है एक वो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच पे आ रहा है और स्टिक उसने पहले से घुमा रहा है, तो क्या पाकिस्तान को वो कैसे तो गाजर दे देगा, कैसे डील करेगा? तो हमें वो भी है। लेकिन आप एक चीज और देखें ना, वो हमारे लोन कोई राइट ऑफ तो नहीं कर देगा कि ये लो पैसे आराम नहीं। बात ये है, आपको वेवर, मैं जो बात, क्या वेवर मिलेगा? नहीं, वो IMF चलता रहेगा। क्या प्रोग्राम सस्पेंड होगा? वेवर IMF के लिए चलता रहेगा ना, हम IMF के अंदर है। क्या प्रोग्राम की जो ट्रांच है वो टाइम पे रिलीज नहीं होगी? अगर आपकी ट्रांच 3 महीने रिलीज हो जाती है तो आपका जो, नहीं, मैं तो आपसे बड़ी बात उससे कर रहा हूँ ना, IMF प्रोग्राम वो कहेगा चलने दो, चल रहा है। जो रिस्क उन्होंने कहा, मसलन हम इनको दोबारा आगे थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं। जो एनर्जी सेक्टर उन्होंने 3-4 के, एनर्जी सेक्टर का ये है कि पिछले 7 अरब डॉलर कैपेसिटी पेमेंट में हमने पे की, इस साल 8 अरब डॉलर है। जो अभी गवर्नमेंट ने वो एक जमात इस्लामी की मुहिम वगैरह, और वो मिनिस्टर साहब है उनकी पहले की रिपोर्ट भी थी, नई रिपोर्ट भी यही कहती है कि जो चाइनीज़ सॉवरेन गारंटी वाली कंपनी है ना, जिनको हमने 8 बिलियन देना है, उनमें से बल्क ऑफ पेमेंट लोकल है। ऊपर चाइनीज़ के साथ जो पार्टनरशिप है, यही लोग हैं जो हुकूमत चला रहे हैं इनकी। तो आपका एग्रीमेंट है ना, देखिए। नहीं, मैं एग्रीमेंट की नहीं बात, मैं बात और करने लगा। ये पॉलिटिकल मामला है, सियासी मामला है ना। अच्छा, अगले पे आ जाए, ये 2 और जो हैं, ये दोनों फिर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट। सऊदी अरब की वो कंपनी जिन्होंने 2019 में MOU किया था रेकोडेक्ट के लिए, $500 मिलियन समथिंग थे, 15% पे। कल परसों कैबिनेट ने शायद प्रॉबेबली उसका अप्रूवल दे दिया कि 10%। अब डिनाइल आ गया, वैसे मिनिस्टर कह रहे हैं हमें नहीं पता, सेक्रेटरी भी कह रहे नहीं पता। उन्होंने कहा है कि 10% दो और 300 मिलियन हम इसके लिए दो, और 5%। वो 500 मिलियन जो है वो बजटरी सपोर्ट में इस्तेमाल हो जाएगा अगर आ जाता है तो, और आपने उनको वो दे दिए करके। ये पॉलिटिकल रिस्क है। और अगर नहीं आया तो वो भी प्रॉबेबली शायद इस वजह से नहीं आया होगा कि वो वहाँ पे और है कि जी फ़लाँ से मंजूरी ली है। जहाँ तक सूबों का ताल्लुक है, सूबे जो हैं, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और डिफेंस है, ये सूबों का भी तो हो रहा है ना। जो कर्जे लिए हुए हैं वो सूबों में खर्च हुए हैं, अब वो गवर्नमेंट दे रही है। फेडरल, मुझे पता है कि IMF ने जो इन्हें कहा था कि NFC, वो ये नहीं था कि NFC ख़त्म कर दें, कि उन्होंने ये कहा था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइमरी
बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा जो उसके ऊपर जो सूद देना है वो सूबे पे करें, सूद प्रिंसिपल नहीं, सूद उसमें से दूर। और डिफेंस के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन सूबों का हो, एनएफसी को फिर ना छेड़ें, इसी तरह चलता रहे, ये बीच में शामिल हो। सूबे तो नहीं दे रहे, वो कहते हैं हमने नहीं देना। तो पॉलिटिकल लिम्बो और प्राइवेटाइजेशन भी इसी वजह से नहीं हो रही क्योंकि एक पार्टी के पीआईए में बहुत सारे लोग हैं, स्टील मिल में लोग हैं, तो ये सियासी असल मामला सियासी है जी। ये चीज़ें जो सबको पता है कि इकॉनमी और पॉलिटिक्स जुड़े हुए हैं, और पॉलिटिकल इकॉनमी इसीलिए आप इसको नहीं, ये तो बिल्कुल पॉलिटिक्स है, इकॉनमी है ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एलीट कैप्चर है ये। वो एलीट कैप्चर से तो कोई इनकार नहीं कि पाकिस्तान में एलीट कैप्चर नहीं है, तो इससे तो मसला ही है, कोई दो राय नहीं। और ये एलीट कैप्चर आपका रातों रात खत्म नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस पिक्चर पे देख रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि ये IMF की एक रिपोर्ट आ जाने से या रातों रात हो जाने से एलीट कैप्चर खत्म हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, रास्ते पे चल तो पड़े ना, 10 साल के रास्ते ये तो खत्म नहीं होगा, हम चले ही नहीं ना। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना, डंग टपा हुआ हम तो कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि अब वो जो डंग टपा हुआ उसमें भी आपको एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। पिछली हुकूमत जो थी केयर टेकर, खर्चे तो कम नहीं किए गवर्नमेंट, खर्चे तो कम नहीं किए गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो डॉक्टर साहब टैक्स रेवेन्यू जो आ रहा है गवर्नमेंट का, उसमें जो इजाफा हुआ है 25% आप कह रहे हैं, 23%, 23 कुछ इन्फ्लेशन है, यानी कि आप इन्फ्लेशन के नंबर दोबारा चेक कीजिए, ये लिखे में आप वो ये मैं यहाँ से बता रहा हूँ, स्टेट बैंक का नंबर चेक कीजिए। स्टेट बैंक को नहीं, ये तो IMF की है ना, हमने सारा वो कहते हैं 23 इम्कान है, पिछले साल 29 थे, तो अगर 25 में से 23 क्या आपके नंबर जो है इनको रीचेक कीजिए, ये IMF के नंबर है। MPC में पिछले 2 हफ्ते पहले जो नंबर दिए गए हैं उनको जरा देखिए, आज के IMF की रिपोर्ट जो है ये पहले की मुरतब होती है, ये वेब पे बाद में आती है। चलें, एक हफ्ते में अगर इन्फ्लेशन आप नंबर एक तो मैं चेक करता हूँ, लेकिन एक बात और देखें, अगर पिछले 1 महीने में इन्फ्लेशन नोज डाइव करके 0 भी हो गई है, तो पूरे 11 महीने को आप बैलेंस करेंगे तो 23 से ये 22 हो जाएगा, इससे तो कम नहीं होगा ना, 22 हो जाएगा। फिर भी टैक्स रेवेन्यू में से अगर आप 22 निकाल दें, नॉमिनल जो आप कह रहे हैं इंक्रीज़ है, तो 1-2% टैक्स रेवेन्यू में सिर्फ इंक्रीज़ हुआ है। और उसकी वजह ये है कि दुकानदारों पे रेवेन्यू, उन पे आपसे पेट्रोल आप महंगा आपने किया ना, आपकी इनकम के ऊपर, मुझे पता ना तनख्वाह आती है उसमें से इतना बड़ा वो टैक्स चला जाता है, और कम हो गई है पिछले से। तो ये तो लोगों की ना सिक्कत है, ये एलीट कैप्चर है, तो ये करने वाले खुद हैं। वो तो एलीट कैप्चर तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एलीट कैप्चर पॉलिटिकल है ना, ये तो पॉलिटिकल है, इस पे तो या तो कोई एलीट बार्गेन हो बड़े लेवल। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट एलीट कैप्चर। हमें एलीट कैप्चर से लड़ते रहना चाहिए, उसको चैलेंज करना चाहिए कि एलीट कैप्चर जो है वो ख़त्म हो, उसके लिए इनिशिएटिव लेने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रैग्मेटिकली ये देखना चाहिए कि उसी एलीट कैप्चर में रहते हुए क्या चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही है, क्या चीज़ जो है वो उस एलीट कैप्चर के होते हुए रिस्क की तरफ जा रही है, ताकि अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो, जैसे आप इक्वेशन में बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं, तो जो वेरिएबल फौरी तौर पे नोज ड्राइव हो रहा है, जो गिर रहा है, जो रिस्क है, उसको आप संभाल सकें। और जो करंट रिस्क है वो ये है कि आपके IMF की ट्रांच जो है वो टाइम पे आ जाए, आपका प्रोग्राम सस्पेंड ना हो, आपको प्रोग्राम कंटिन्यू जो है वो चलता रहे। आई एम श्योर कि अगर ये प्रोग्राम हम जो दूसरा प्रोग्राम होगा जो कि कंसिस्टेंटली अगर हम पूरा कर जाते हैं, तो आपके बहुत से जो इश्यूज़ जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं एलीट कैप्चर, ये अगले 3 सालों में इनमें से बहुत सी चीज़ें सिस्टमेटिकली दुरुस्त हो चुकी होंगी। इस साल वो इकनॉमिक का नोबेल प्राइज़ 3 ऑथर्स को दिया गया, वो इसलिए बड़ी ज़बरदस्त है कि तीनों ने, एक हिस्टोरियन है वो कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इकनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे हमारे हैं कि टैक्स जो दे रहा है वही और दे, वीक सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी को सुन नहीं रहा, जैसे 8वीं अमेंडमेंट है वो कहते हैं हमने नहीं देने पैसे वीक करने के लिए, और उसके नतीजे में पूरा प्रोग्राम इलादा से करेंगे, उसके नतीजे में एलीट कैप्चर, और वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के नतीजे में एलीट कैप्चर हो सकता है। लेकिन उससे पहले कोई एलीट तो बार्गेनिंग करने को तैयार नहीं है ना, वो $8 बिलियन वो पैसे वो कहते हैं नहीं देने हमने, सूबे कहते हैं कि नहीं देने हमने, ये करेंगे, ये सारा कुछ होगा। आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि सारा कुछ आगे को प्लान है तो मे भी शायद हो। आप कह रहे थे कि आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत की भी आप कमेटियाँ जो थी वो अगर आप देखें तो जिनसे वो कंटेंजेंट है कि हमने उनसे बात की, उनका नुमाइंदा नहीं है उसमें।
तो आई डोंट नो कि चीज़ों को शायद बिहाइंड द सीन कुछ और हो। चीज़ों को अनफोल्ड होने दीजिए। ये साल आपका अच्छा साल है, अच्छा खैर खैरियत से गुजर रहा है। हाँ, वो कहते हैं गुजरने दे। जो दिन अच्छा गुजर जाए उस पर शुक्र करें। ये डंक टपाओ यही और जो आने वाले दिन है इसे डंक टपाओ इसे कहते हैं ना। आप उसको देखें कि अच्छा, उनको हम चलो। कैसे मजीद बेहतर बना सकते चले ठीक है, हम आपको आपकी हम मान लेते हैं और ये जो है इसको हम अपने छोड़ नाज़रीन देते को हैं। नए साल की मुबारक हाँ, दें बहुत बहुत। और इस उम्मीद पे कि अगला साल हाँ, जो है 2025 2024 से बेहतर हो। हाँ, तो अगर ये बेहतर ना हुआ तो आपने डॉक्टर आबिद को पकड़ना है अपने कमेंट्स के ज़रिए, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। बहरहाल देखते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर है कि कुछ हुआ है, हो सकता है कि इसके आगे कुछ ऐसा प्लान हो जो हमें ना पता हो, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो ये तो फिर क्योंकि एलीट ने बार्गेन भी तो करना है ना, एलीट तैयार ही नहीं है बार्गेन करने को। तो मेरा ख़्याल है इस पे और प्रोग्राम करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। नए साल की सबको मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।